दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रंप साहब ने 9 तारीख को अनाउंस किया था कि जो 10% तो सबके ऊपर लेवी होगी, टैक्सों का टैरिफ होगा, यानी कस्टम ड्यूटी लगेगी जो भी यूएस को एक्सपोर्ट करेगा माल। उसके अलावा इंग्लैंड पे, यूरोप पे, चाइना पे, इंडिया पे, सारी दुनिया पे उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल ट्रैफिक, मगर उसमें चाइना को उन्होंने कुछ एक्सेप्शन अलग ही कर दिया। और जब वो लागू होना था 9 तारीख से, तो लागू होने के बाद उसको पॉज कर दिया, PAUSE पॉज, रोक दिया, उसे ठंडे बस्ते में लगा दिया अगले 90 डेज़ के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये 90 डेज़ का यानी कि नगाड़े, युद्ध के नगाड़े पे चोट पड़ते ही, शंखनाद होते ही लड़ाई रोक दी। ये तो कुछ मज़ा ना आया ना, कहाँ आया? कुछ दिन तो चलने देना था ना, मगर नहीं, उन्होंने सबके ऊपर 90 डेज़ के लिए पॉज कर दिया, रोक दिया, सस्पेंड कर दिया। वो टैरिफ था, एक से चाइना को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आपकी बादशाह आता है, जो चाहो वो करो। मगर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये भूल गया कि चीन से तो यूएस के पहले भी दो हाथ हुए, कई युद्ध हुए हैं। कोरियन में लड़ाई हुई, नॉर्थ और साउथ कोरिया बन गया, कब्ज नॉर्थ और साउथ अमेरिका दूध चल रहा है आज। वियतनाम नॉर्थ और साउथ में थे, अब बटके एक हो गए। लॉस, सब जगह लड़ाइयाँ हुई, वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट था। तो लड़ाई तो चालू की, पहले तो फ्रांस से लड़ाई हुई थी उनकी, वियतनामीज की, लाओस वालों की, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट का कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन था। जब वो हार गए तो अमेरिका ने अपनी ताकत आजमाई और मात खा गए। लड़ाई तो हुई ना, नापाम बम फेंके, जंगलों में आग लगा दी, खेतों में आग लगा दी, जिससे कहीं वियतकॉन्ग को छुपने का जगह ना मिले, छुपे हुए। बहुत उन पर अत्याचार हुए, टॉर्चर हुए। मगर अंत क्या हुआ? चाइना की पॉलिसी थी वेव आफ्टर वेव, वेव आफ्टर, जो समुद्र में लहर के बाद एक आती है कि फौजियों एक के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, भेजे जाओ, मर जाए कोई चिंता नहीं, बहुत है आबादी चाइना की। और रशिया उसको हथियारों की मदद कर रहा था। मगर इनको तो आदमी मरने की, जितने मर गए, नहीं मर गए, जख्मी हुए, कोई चिंता नहीं। मैं अमेरिका में जो बॉडी बैग्स, जो अमेरिकन फौजी मरे, और जब उनको बैग्स में लेके उनकी डेड बॉडीज अमेरिका पहुंची, तो वहाँ फैमिलीज में हाहाकार मच गया। तो किसी का जवान लड़का जब उसकी मौत होती है तो अफसोस तो होता ही है फैमिली वालों को, माँ बापों को, बहन भाइयों को। और वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन चालू हो गए। और जॉनसन साहब होते थे, जॉन एफ कैनेडी की तो मर्डर हो गया था, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बन गया। और वहाँ इतना पब्लिक अपोजिशन हुआ, रेजिस्टेंस हुआ कि फौजें वापस बुलानी पड़ी। साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम एक हो गया, लाओस भी आज़ाद हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया अभी भी बटे हुए हैं। तो वो लड़ाई, मगर वो हथियारों की लड़ाई थी, उसमें आदमी की बहुत मौतें हुई, बहुत प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ। कहते हैं कि वियतनाम की 1/3 पॉपुलेशन, 30% पॉपुलेशन जो होती है लड़ाई में मारी गई। और मरने वाले जो होते सब लड़के थे, योद्धा, यंग लड़के। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में USSR का भी यही हुआ था, 30% आबादी ख़त्म हो गई थी, मेल मर गए थे, औरतें ज़्यादा रह गई और बुढ़े रह गए। वही इनका हुआ था, वियतनाम का, लाओस का। चलिए,
आज आज वो लड़ाई हथियार की नहीं है, आज लड़ाई है पैसे की। मगर 9 तारीख को ये चालू होते ही कैसे पॉज कर दिया, क्या मुसीबत आ गई? ऐसा वो आँख खोल के सोते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रेसिडेंट साहब 24 घंटे सोचते रहते हैं। और 78 के हो गया, मैं 80 का हो गया, मुझे भी नींद कमी आती है, मैं भी सोचता रहता हूँ। हुआ क्या है कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, $1 ट्रिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड दुनिया में सबसे पहले जापान के पास है, मैक्सिमम। नंबर 2 है चाइनीज, उसके बाद $675 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है। तो क्या हुआ कि जापान ने तो उस पर भी हैवी टैरिफ लगाया था, उसने चुपचाप उनका सेल आउट कर दिया बॉन्ड से। अब जो बॉन्ड बिके, बॉन्ड तो क्या कागज का टुकड़ा है, जब वो सरकारी बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड बेचे तो डॉलर वीक हो गया। अब डॉलर वीक हो जाए, जो आज वर्ल्ड की बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, ये तो ट्रम्प साहब को बहुत तगड़ा झटका था। तो जैसे उनको ये सूचना मिली कि ये ट्रेजरी बॉन्ड जो है मार्केट में आ गए हैं और डॉलर कमजोर, उन्होंने फटाक से पॉज कर दिया, और कोई दूसरी वजह नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, अकल आनी चाहिए, देर से आए जल्दी, ये एक ही बात है, हो जाएगी। अब क्या होगा चाइना से? चाइना से पहले ये 60 और 65 के बीच में मात खा चुके हैं। एक बार और 60 साल के एक बाद और कुछ भी हो जाए। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री कैसे बन गया? चाइना तो फैक्ट्री नहीं था, वो तो 49 में आज़ाद हुआ था, सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, तो पहले वो जापानियों से लड़ रहे, उसके बाद चियांग काई शेक और ये बहुत से उनकी फौजी में लड़ाई हुई। तो लड़ाई में तो नुकसान ही होता है ना, डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन का कोई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था। मैं माओ तुसे, तुम बड़े विद्वान आदमी थे, उनका भाई 100 years ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट, वो जो 49 से 100 years चालू है, वो 2049 में 100 हो जाएगा, 24 साल बाद। तो यानी 76 साल तो हो गए अब, 76। क्या हुआ कि मुझे याद है, मैंने 67 में अमेरिकन और जर्मन इंजीनियर्स के साथ काम किया। मैंने देखा जर्मन इंजीनियर्स बहुत थोड़े जेंटल और बड़े मेहनती आदमी थे, और जो अमेरिकन इंजीनियर्स थे वो तड़ीबाजी से काम लेना चाहते थे। जो कह दिया है वो देखते ही थे मैं क्या कह रहा हूँ, वो हिंदुस्तानी आदमी की फितरत नहीं पहचानते थे। तो जर्मन आदमी जेंटल थे और काम में वो इनसे बेटर थे अमेरिका से, क्योंकि मशीन जो आई थी इसे ये लुर्गी और बर्बर कंपनी की थी जर्मन। जो केमिकल्स के मामले में जर्मनी जो था नंबर 1 कंट्री बन गया था दुनिया का। बहुत रिसर्च हुई, ये जो सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन और दुनिया भर के ये कपड़े आए, क्लॉथिंग आए, कॉटन को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, वो सब जर्मनी का कमाल था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक वहाँ जर्मनी छोटी सी जगह है, बहुत इंडस्ट्री, यानी 20-30 किलोमीटर के बाद दूसरा सिटी आ गया 50 किलोमीटर, और वहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, सब इंडस्ट्री था। मैंने उनका स्टडी किया था, बातचीत होती जर्मन इंजीनियर से, मैं जर्मन समझ लेता था थोड़ी बहुत, ड्राइंग तो मैं उनकी पूरी पढ़ लेता था। क्योंकि अमेरिका से जो रॉल्फ एंड पार्टसन कंपनी थी कंसल्टिंग फॉर, और ये बर्बर जो थी और ये लुर्गी, वो जर्मन थी दोनों बने।
तीनों कंपनियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है वो। तो क्या हुआ, जब एक दफ़ा वहाँ पर बारिश हुई तो सल्फर आसमान में चला गया, केमिकल का, वो बारिश के पानी में घुल के ज़मीन पे आया, 7-8 आदमी मर गए। इट वाज कॉल्ड एसिड रेन। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि सब ये केमिकल का जो बंद करो। और जो एशियन पेंट्स का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट अब एशियन पेंट्स है इंडिया में, उसको उन्होंने ये थर्ड ग्रेड के इंडियंस को भेज दिया। ऐसे और भी उन्होंने केमिकल के प्लांट दुनिया भर में भेज दिए। तो ये चाइना ने भी ले लिए। दूसरा ये हुआ कि जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, एक कंट्री के 15 कंट्री बन गए, तो जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, वो सब चाइना ने ले लिए, एम्प्लॉयमेंट दे दिया, और वहाँ की फैक्ट्री भी आ गई वहाँ। तो चाइना को बड़ा इंडस्ट्रियल बूस्ट मिला। ये 90 की बात है। तभी उसने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, और उसको सारी दुनिया में बिजनेस करने के, ट्रेडिंग के लिए एक ओपन फील्ड मिल गया। फिर अमेरिका चाइना से क्या खा के मुकाबला करेगा? चाइना के आदमी 14 घंटे काम करते हैं, 14 आवर्स ए डे एंड 6 days a week. अमेरिका 6 hours a day and 5 hours a week. फिर अमेरिका में आदमी की वेजेस बहुत ज़्यादा है, चाइना में वेजेस बहुत कम है। तो जो प्रोडक्शन है उनका इसलिए चीप है। अमेरिका में जो मैन्युफैक्चर होगा कॉस्टली होगा, इंग्लैंड में जो कॉस्टली होगा, फ्रांस में। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इंक्लूडिंग USA और कनाडा, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना। तो सबको तो सस्ता माल चाहिए। एक अमेरिका ही मार्केट नहीं है चाइना के लिए, सारे यूरोप को माल सप्लाई कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को सप्लाई कर रहा है माल, तो अकेले चाइना को। तो अगर जो US ने उस पर 145% का टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं, 150 आप जो टैरिफ लगा रहे हो अपने आदमियों पे लगा रहे हो ना, कॉस्टली हो जाएगा उसका माल चाइना में। मगर चाइना का माल इतना सस्ता है, उसके बावजूद भी वो उसका अब्जॉर्व कर लेगा शॉक को। मुझे चाइना ने टैरिफ लगाया तो US का माल तो पहले ही महंगा है, उसको उसने टैरिफ बढ़ा दिया, 120% कर दिया, 125% तो और महंगा हो गया। तो चाइना माल ही नहीं बिकेगा US का, और चाइना का माल US में बिक जाएगा। फिर जैसे अब आप देख लिए इंडिया में वो 10% बेसिक टैरिफ है, वही है। ये जो स्मार्टफोन एप्पल के बन रहे हैं, उसमें जो उसकी वैल्यू वाइज है 80-85% वैल्यू तो जो चाइना से कंपोनेंट्स आ रहे हैं। यहाँ तो खाली उसका डिब्बा जब बना के उसकी असेंबली हो रही है ना इंडिया में, वो 5-8%, और वो यहाँ से जा रहा है US। तो यानी कि चाइनीज माल जो 80-85% जो कंपोनेंट उसमें लगे हैं वो स्मार्टफोन में एप्पल के, वो उसने वाया इंडिया जो है 10% वाले टैरिफ में भेज दिया US को। ऐसी और बहुत कंट्री के थ्रू भेज देगा, इंग्लैंड के थ्रू भेज देगा। तो चाइना को तो दिक्कत नहीं होगी, मगर US डूब जाएगा इकोनॉमी जो है। फिर वो डंपिंग, एंटी डंपिंग लगा लो, ड्यूटी कुछ ही लगा लो। अगर चाइना ने माल बना के अपनी जेब में नहीं रखना, उन्होंने एक्सपोर्ट करना है। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है चाइनीज गुड्स का, कुछ इलीगली, ज़्यादा इलीगल है, थोड़ा बहुत इलीगली भी आएगा। तो इंडिया के जो मार्केट को है, ट्रंप साहब ने ये टैरिफ लगा के और चाइना को नीचे डाल दिया उसके कदमों में। चूम लो चाइना के कदम। ऐसी और भी बहुत से कंट्री होंगे। तो चाइना का तो कैप्टिव मार्केट है अफ्रीका में, पाकिस्तान है, अब ये बांग्लादेश भी बन गया। तो ये ट्रंप साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे ये पहले फेल हो गए थे हथियार बंद कॉन्फ्लिक्ट में, जब बॉडी बैग्स आए वापस, इसमें भी ये ट्रंप साहब फेल हो जाएंगे।
तो देखते हैं चलिए क्या होता है, जो होना हो जाए। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।